हेलो क्लास एट्थ स्टूडेंट्स। आप लोगों में भी कुछ बच्चे रेगुलर अपना असाइनमेंट सेंड कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो असाइनमेंट नहीं भेज रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है बच्चों, क्या समस्या है? आप लोग असाइनमेंट क्यों नहीं भेज रहे हैं? प्लीज़ अपना असाइनमेंट टाइम से पूरा करके भेजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको इन असाइनमेंट्स के आगे एग्ज़ाम में मार्क्स दिए जाएंगे। ये असाइनमेंट यूज़लेस नहीं है। वीडियो को देखिए, अपने आंसर प्रॉपर लिखिए। कई बच्चे ठीक प्रकार से उत्तर नहीं लिख रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर चेक कर रही हूँ। पिछले असाइनमेंट में मैंने आपको 2-3 शब्द ऐसे दिए थे जो आपकी बुक में जिनका अर्थ नहीं दिया हुआ था। कुछ बच्चों ने तो आंसर लिखा है उसका, लेकिन कुछ बच्चों ने उनको बिना लिखे ही जीमेल कर दिया, सेंड कर दिया है। बच्चों, कोशिश तो किया कीजिए, इधर उधर से कहीं से आप उसका अर्थ जान सकें। यदि आपको नहीं आता है, कहीं पे सर्च करें, किसी से पूछें। जैसे मैंने आपको एक शब्द दिया था रिटायर्ड। रिटायर्ड आपके इस पाठ में आया है ना, जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया था खुशबू, आज भी याद है। रिटायर्ड का मतलब होता है सेवा निवृत्त होना। मतलब जहाँ हम कहीं जॉब करते हैं उसके लिए एक आयु निर्धारित की होती है कि इतनी आयु में हमें अपनी सेवाओं से निवृत्त किया जाएगा। मतलब हमारी जो नौकरी है उससे हमें हटाया जाएगा या हमें रिटायर कर दिया जाएगा, मतलब सेवा से निवृत्त छुट्टी दे दी जाएगी। तो रिटायर्ड का मीन्स क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ? अपनी सेवाओं से निवृत्त होना, यानी कि सेवानिवृत्त होना। दूसरा वर्ड मैंने आपको दिया था मास्साब, जो आपके इस पार्ट में आया है। मास्साब तो बड़ा ईजी है। मास्साब मतलब मास्टर जी के लिए आया था, मास्टर साहब के लिए आया था, गुरु जी के लिए आया था। जो इस चैप्टर में गुरु जी हैं उनके लिए मास्साब शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, यदि ऐसा कोई शब्द आपको दिया जाता है तो उसे ढूंढने का प्रयास किया कीजिए। चलिए, मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी, आपकी अमूल्य पुस्तक आपकी अमूल्य पुस्तक जो साहित्य पुस्तक है आपकी, उसका चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही थी। खुशबू आज भी याद है, पार्ट 3, पेज नंबर 20 पर दिया गया है। आधा पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया था। इसमें लेखक जो है, लेखक का एक दोस्त है ताजवीर, जो लेखक ने कहा है उनसे पढ़ने लिखने में कुछ होशियार था ताजवीर। तो ताजवीर और लेखक एक ही साथ पढ़ते थे बुनियादी स्कूल में, और उनके एक मास्टर जी थे जो कि अब बहुत बूढ़े हो चुके थे मास्टर जी। तो मास्टर जी उनको कहते हैं कि अब उन्हें शहर से पढ़ाने कोई नए अध्यापक आएंगे। पहले तो बच्चे यह सोचते रहे कि मास्टर जी उनसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन एक दिन अचानक ही शहर से एक नए मास्टर साहब आए और बड़े ही बच्चों को आनंद हुआ उन्हें देखकर कि पैंट बुशर्ट उन्होंने पहना है अच्छे से बने ठने, क्योंकि वो शहर से आए थे। तो सारे बच्चे उनसे मिलने को बहुत उत्सुक थे। मास्टर साहब आए नए वाले, उन्होंने उनका इंट्रोडक्शन लिया, परिचय लिया। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। राम रतन सिंह राव उन मास्टर जी का नाम था, जो कि बहुत लंबा था और बच्चों को बहुत ही अच्छा भी लगा कि इतना लंबा नाम उन्होंने पहली बार सुना था। तो चलिए पढ़ते हैं, पेज नंबर 21 निकाल लीजिए। आधा मैंने 21 पर पढ़ा दिया था। सेकंड लास्ट पैराग्राफ से देखिए। मास्टर जी जो हैं राम रतन सिंह राव, उनके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें थी, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और तो बच्चे उनको देख देख कर बड़ा खुश हो रहे थे, उनकी चीज़ों को देखकर बड़ा खुश हो रहे थे। अखबार, यह शब्द मेरे लिए नया था। लेखक कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर जब उन्होंने देखा मास्टर जी के पास, उनके पास अखबार भी था बुक्स होने के साथ साथ। तो कहते हैं अखबार, यह शब्द मेरे लिए नया था। मैंने चाहकर भी ताजवीर से अखबार के बारे में नहीं पूछा। ताजवीर जो लेखक का दोस्त था, कहते हैं मन तो बहुत कर रहा था मेरा, लेकिन मैंने जानबूझकर ताजवीर से अखबार के बारे में नहीं पूछा। घर लौटा, खाना खाया, फिर मैं सीधे माँ साहब के घर की ओर चल पड़ा। माँ साहब को गांव के सबसे ऊपर वाला एक खाली मकान रहने के लिए दिया गया था। जब मैं उनके घर की ओर चल पड़ा तो क्या कह रहे हैं कि गांव के सबसे ऊपर वाला एक खाली मकान जो खाली था वो उनको रहने के लिए दिया गया था। नए माँ साहब आए दिन शहरों के किस्से सुनाते उनको, बच्चों को आए दिन शहर में ये होता है, शहर में वो होता है, उनके किस्से उनको सुनाते। बच्चों को किस्से मतलब कहानियाँ सुनाते। उन्होंने हमें अखबार के बारे में बताया, बच्चों की पत्रिकाओं के बारे में बताया, जो बच्चों की मैगजीन्स निकलती हैं पढ़ने के लिए, जिसमें अच्छी अच्छी स्टोरियाँ होती हैं, अच्छी अच्छी कहानी होती है, उनकी पत्रिकाओं के बारे में बताया। उन्हें सिनेमा के बारे में बताया, पिक्चर जहाँ देखते हैं ना पिक्चर हॉल में, सिनेमा के बारे में उनको बताया। रेल के बारे में बताया मास्टर साहब ने। वे ही थे जिन्होंने हमें कैमरा दिखाया। क्या कह रहे हैं लेखक
कि यही मास्टर साहब थे नए वाले जिन्होंने हमें कैमरा भी दिखाया, दूरबीन दिखाई, गांव में डिबरी और कांच की शीशी पर केरोसिन लैंप, गांव में डिबरी कहते हैं और कांच की शीशी पर केरोसिन लैंप जलते थे। गांव में कह रहा है कि लोग जलाते हैं ना लैंप, आपने अक्सर देखा होगा कि लैंप जलाते हैं डिबरी पर। वे ही तो थे जो सबसे पहले लालटेन और गैस लाइटर लेकर गांव में आए थे। अभी तक तो कहते हैं कि कांच की डिबरी पर या उस पर हम लोग लैंप जलाते थे, लेकिन ये मास्टर साहब ही थे जो सबसे पहले लालटेन और गैस लाइटर लेकर गांव में आए थे। मास्टर साहब ने ही हमें बताया था कि शहर में आदमी आदमी को खींचता है, मतलब हाथ रिक्शा और साइकिल रिक्शा के बारे में उन्होंने ही बताया। जो रिक्शे चलते हैं कहते हैं आदमी रिक्शे के ऊपर बैठता है और आदमी ही उसे चलाता है, यह उन्होंने ही बताया हमें। वे ही हर चीज़ को चित्र ब्लैक बोर्ड पर बनाते। वे जो है हर चीज़ के चित्र बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर बना कर समझाते थे कि रिक्शा ऐसे चलता है, आदमी इस पर बैठता है। वो चित्र बनाकर हमें ब्लैक बोर्ड पर समझाते। उनके बनाए चित्र जीवन तो नहीं होते थे, मतलब इतने अच्छे तो नहीं होते थे कि जीते जागते लगते, इतने अच्छे नहीं होते थे उनके बनाए हुए चित्र, लेकिन हमें उस अनदेखी वस्तु की छवि बनाने में बेहद मददगार होते थे। लेकिन कहते हैं कि जो चीज़ हमने देखी नहीं है उसको समझाने में हमें बेहद मददगार होते थे उनके चित्र। उनकी बातों में जादू हुआ करता था। पढ़ाते पढ़ाते वे किस्से कहानियाँ सुनाने लग जाते। उनमें एक जब वो बात करते थे तो बहुत जादू होता था उनकी आवाज़ में, बहुत जल्दी हमें समझ में आती थी चीज़। और जब वो पढ़ाते पढ़ाते थे क्या करते थे, वो साथ साथ किस्से कहानियाँ भी सुनाने लग जाते थे। मुझे याद है उन्होंने कहा था कि एक दिन वह भी आएगा जब मशीन से नोट निकला करेंगे। कहते हैं मुझे आज भी याद है, अब तो लेखक बड़े हो गए ना, तो कहते हैं मुझे बचपन की वो घटना आज भी याद है कि उन्होंने यह भी कहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मशीन से नोट निकला करेंगे जब दूर बैठे हुए आदमी से हम साक्षात बात कर रहे होंगे। और यह भी उन्होंने ही कहा था कि दूर बैठे हुए आदमी से भी हम साक्षात मतलब आंखों के सामने ही बात कर रहे होंगे। वह दिन आएगा जब चांद पर भी शहर बनेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि वह दिन भी आएगा जब चांद पर भी नगर बस जाएगा, शहर बनेंगे। फिर वहीं लौटते हैं जब मैं सीधा मास्टर साहब के घर की ओर चल पड़ा था। कहते हैं फिर वहीं जाते हैं जब मैं सीधा मास्टर साहब के घर की ओर चल पड़ा था। मैं दबे पाँव मकान के मुख्य द्वार पर खड़ा था। चुपके चुपके गया और दबे पाँव जाकर मकान के मुख्य द्वार पर, मुख्य दरवाजे पर खड़ा हो गया। कौन? मास्टर साहब ने भीतर से ही पूछा। मैं भाग जाने को हुआ। मास्टर साहब ने जो है अंदर से आवाज़ लगाई, ये कौन है? अरे मनोहर, तुम चले आओ, भागते क्यों हो? मास्टर साहब जैसे सब समझ गए थे मुझे देखकर। उन्होंने मुझसे कहा कि अंदर चले आओ। मास्टर साहब की रसोई में भात पक रहा था। कहते हैं मास्टर साहब के किचन में जो है चावल बन रहा था, भात पक रहा था। भात की खुशबू मुझे मदहोश मतलब बेहोश कर रही थी। खुशबू जो है इतनी अच्छी थी कि मुझे मदहोशी हो रही थी। हम गांव वाले तो मोटा अनाज खाते थे, मतलब जितने भी लोग थे गांव में वो मोटा अनाज खाने के आदी थे। रोटी जैसे सब्जी इस तरह का अनाज खाते थे। कभी तीज त्योहार में ही चावल बनता था, मतलब जब कोई उत्सव होता था घर में या कोई त्यौहार होता था, फेस्टिवल होता था, तभी चावल मुख्य रूप से बनता था। वह भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का मोटा चावल, वो भी जो राशन की दुकान में मोटा चावल मिलता है वह वाला। मैं मास्टर साहब के पास जो नई चीज़ें थी उन्हें देखने आया था। कहते हैं मुझे बड़ी उत्सुकता थी कि मास्टर साहब के पास ऐसी कौन सी नई नई चीज़ें हैं, मैं उन्हीं को देखने आया था। मुझे लगा था कि वे बड़े चाव से मुझे एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहते हैं लेखक कि मैं तो यह सोच के आया था कि वह मुझे बड़े चाव से एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मास्टर साहब प्याज और मूली काट रहे थे, सलाद बना रहे थे। वह उस समय सैलेड खाते हैं ना खाने के साथ, तो मास्टर साहब वही बना रहे थे। मैं तो चूल्हे की आग पर पक रहे भात की खुशबू को जोर जोर से सांस लेकर अपने भीतर सहेज रहा था। कहते हैं लेखक कि मैं तो जो चूल्हे की आग पर जो भात बन रहा था उसकी खुशबू को जोर जोर से मतलब स्मेल लेने की कोशिश कर रहा था, अपने भीतर सहेज रहा था। मैं लंबी सांस लेते हुए आँख बंद कर रहा था। मास्टर जी ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया। वे हंसते हुए बोले, खाना खाया कि नहीं? मैंने ना में सिर हिलाया। मास्टर साहब ने स्टील की 2 चमचमाती थालियाँ पानी से धोई, साफ कपड़े से पोंछते हुए दरी के ऊपर रख दी। क्या करा मास्टर साहब ने कि 2 चमचमाती हुई स्टील की थालियाँ निकाली, उनको कपड़े से साफ किया और दरी के ऊपर उनको रखा। क्या कह रहे हैं उसके बाद? साफ कपड़े से
पोंछते हुए दरी के ऊपर रख दी। भात उसमें पक चुका था। भात उस समय गांव में सभी के पास एल्यूमिनियम और कांसे की थालियाँ होती थी। कहते हैं गांव में स्टील की थालियाँ नहीं होती थी, वो कांसे जो तांबा होता है ना, उसकी थालियाँ होती थी। मैंने थाली उठाई और उसमें अपना चेहरा देखने लगा। मतलब वो थाली बिल्कुल जो है इतनी चमक रही थी स्टील की कि उसमें मैं अपना चेहरा देखने लगा। मास्टर साहब ने बताया कि यह स्टील है, एक धातु है। अब मास्टर साहब एक एक करके अब अपनी चीज़ों के बारे में मुझे बताने लगे, लेकिन मेरा ध्यान तो भात पर ही था। जो भात की खुशबू थी वो लेखक के अंदर समाई जा रही थी। कहते हैं वो मुझे बहुत कुछ बता रहे थे, लेकिन मेरा सारा ध्यान भात के ऊपर ही था। मास्टर साहब ने दोनों थालियों में दाल भात परोसा। भात की खुशबू के सामने दाल कौन सी बनी थी यह जानने की मैंने कोशिश ही नहीं की। मतलब मुझे वो भात की खुशबू इतनी आकर्षित कर रही थी कि उसके सामने दाल कौन सी है, मैंने यह जानने का प्रयास ही नहीं किया। कोशिश मतलब प्रयास नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया। घर से भरपेट खाना खाकर ही मैं मास्टर साहब के घर की ओर चला था। घर से मैंने भरपेट खाना खाया था, मैं तभी आया था। इसके बावजूद मैंने छक्कर दाल भात खाया। तभी भी कहते हैं लेखक, उसके बाद भी मैंने पेट भरकर दाल भात खाया। मैंने मास्टर साहब से पहले ही अपनी थाली चाट डाली थी। मास्टर साहब ने अभी खाना भी ख़त्म नहीं किया था और मैंने अपनी पूरी थाली चाट डाली थी। दोबारा परोसे जाने का कोई विकल्प नहीं था। मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं था दोबारा परोसे जाने का। यह मैं पहले ही देख चुका था। मतलब अब खाना इतना बचा ही नहीं था, यह मैं पहले ही देख चुका था। मैं उठा और मास्टर साहब के लिए धारे से एक बाल्टी पानी भरकर लाया। उनके लिए, मास्टर साहब के लिए, दोनों पतीले और दोनों थालियाँ मैंने मांजी। बर्तन जितने बचे थे जूठे, वो कहता है मैंने सब धो दिए। मास्टर साहब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे मास्टर साहब। मज़ेदार बात यह थी कि बर्तन मांजने का सही तरीका भी उन्होंने ही मुझे बताया था। किस तरह से बर्तनों को सही प्रकार से धोया जाता है यह भी मास्टर साहब ने ही मुझे बताया था। मैं उछल उछल कर घर लौटा था। बहुत खुश होकर मैं अपने घर वापस लौटा था। मैंने अपने पेट पर कई बार हाथ फेरा। अपने पेट पर कई बार हाथ फेर फेर कर देखा। गोल लोटे के आकार का पेट उभर आया था। मतलब अपने घर से तो खाना खा कर गए ही थे लेकर, लेकिन मास्टर साहब के घर जाकर भी दोबारा पेट भरकर खाना खाया। तो क्या कहते हैं, लोटा जैसे होता है गोल, उसके आकार की तरह मेरा पेट बाहर निकल आया था। ताजवीर को मैंने सारा किस्सा सुनाया, यानी कि ताजवीर जो उसका दोस्त था लेखक का, मैंने उसे सारी कहानी सुनाई। ताजवीर ने कहा कल से मैं भी आऊँगा। क्या कहा ताजवीर ने, अब कल से मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। मास्टर साहब के खाना खा लेने के बाद जो भात बचेगा एक दिन तू खाएगा और एक दिन मैं खाऊंगा। क्या कहा ताजवीर ने कि जो भी उनके खाना खाने के बाद भात बचेगा वह एक दिन तू खाएगा और दूसरे दिन मैं खाऊंगा। मुझे उसका सुझाव मानना पड़ा। सुझाव मतलब जो उसने सलाह दी थी वो मुझे माननी पड़ी। हम दोनों स्कूल से तेज़ कदमों से घर लौटते। हमारा रोज़ का यह क्रम होता, हम तेज़ तेज़ कदमों से घर लौटते, खाना खाते और मास्टर साहब के घर की ओर चल पड़ते। घर जाते और खाना खाते और फिर मास्टर साहब के घर की ओर चल पड़ते। एक दिन धारे से पानी मैं लाता और ताजवीर बर्तन धोता। ये ड्यूटी लगा दी थी उन्होंने। एक दिन जो है धारे से पानी लेखक लाते और ताजवीर बर्तन धोता। दूसरे दिन मैं बर्तन मांजता और धारे से पानी ताजवीर लाता। यह क्रम चलता रोज़। एक दिन बचा कुछा बाद जो है ताजवीर खाता, दूसरे दिन भात खाने की बारी मेरी होती। लेखक कह रहे हैं एक दिन बचा कुछा जो खाना बच जाता था मास्टर साहब के खाने के बाद, वह एक दिन ताजवीर खाता और दूसरे दिन मेरी बारी होती। आज ताजवीर, अब आज की बात कर रहे हैं बैकग्राउंड से निकल कर, कि आज ताजवीर जो है विदेश में है, फ़ॉरेन में है। वह किसी बड़े होटल का सबसे बड़ा रसोइया है। रसोइया मतलब खाना पकाने वाला है। वह किसी बड़े से होटल में अब खाना पकाता है। मैं अध्यापक हूँ, मैं टीचर हूँ। तमाम किस्म के चावलों से बना भात खा चुका हूँ। मतलब चावलों की जो है बहुत सारी वैरायटी, जो तमाम किस्म की वैरायटी होती है चावलों की, अलग अलग बासमती, परमल जो भी हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है, वो मैं सब खा चुका हूँ। लेकिन माँ साहब की रसोई में बने भात की खुशबू जैसे दिल दिमाग में आज भी ताज़ा है। मतलब जो अनुभव उन्हें मास्टर साहब के बने हुए भात का याद है अभी तक, बचपन में जो खाया था उन्होंने उनकी रसोई में, वो खुशबू आज भी ताज़ा है। और वैसा भात लेखक कह रहे हैं कि मैंने ज़िंदगी में अभी तक दोबारा नहीं खाया है, जबकि मैं तमाम किस्म के चावल खा चुका हूँ, लेकिन वो भात मैंने अभी तक नहीं खाया है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर खुशबू, जो आज भी याद है। मतलब चावल की खुशबू की बात कर रहे हैं, वो उन्हें आज भी वो महक याद है, खुशबू आज भी याद है। तो ऐसी कुछ पुरानी स्मृतियाँ होती हैं हमारे जीवन में जो हम कभी भी ज़िंदगी में
भूलती नहीं हैं, चाहे वो मीठी हों चाहे वो कड़वी हों, लेकिन वो हमें तमाम उम्र याद रहती हैं, सारी ज़िंदगी याद रहती हैं। तो बच्चों, आपका ये पाठ पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आया होगा। ध्यान से वीडियो को देखिए और तब अपने प्रश्नों का उत्तर लिखिए। मैं फिर कह रही हूँ कि बच्चे प्रश्नों का उत्तर सही से नहीं लिख रहे हैं। बुक को दोबारा से पढ़िए, चैप्टर को दोबारा से पढ़िए, आंसर्स उसमें खोजिए। किताब में सब आंसर्स किताब में ही मिलेंगे। और समय से अपना टाइमली काम पूरा करके भेजिए। राइटिंग पैटर्न ज़रूर फॉलो कीजिए और मिस्टेक कम कीजिए। कई बच्चे जो असाइनमेंट सेंड कर रहे हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं उनमें, मात्राओं की बहुत सारी गलतियां हैं। बुक में सारी स्पेलिंग्स दी हैं, तो आप लोग बुक में से स्पेलिंग देखकर लिखिए और अच्छे से पाठ को दोहराइए और अपना काम कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।